चलो देखो क्या दिया है आपको। द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप of radius 12 centimeter at its center is 0.5 into 10 to the power minus 4 Tesla. Find magnetic field on the axis of loop at a point 5 centimeter from the center. सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर कितनी फील्ड रहेगी ये बता दो। तो देखो अब आपको रिलेशन याद रहेगा, क्या रिलेशन है हमारा, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। किसके लिए है ये, एट सेंटर। ये स्पेशल केस है इस एक्सियल पॉइंट की, ये रहता है म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू ऊपर रहेगा R स्क्वेयर, नीचे रहेगा R स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस्ट टू द पावर 3/2। याद है, ये अगर हमारा सर्कुलर लूप है तो इसके ऊपर ये फील्ड है, ये हमारा पॉइंट है। हमने हर एलिमेंट के कारण जो फील्ड है उसको लेकर कैलकुलेट किया और ध्यान में आया ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से रहेगी, बिकॉज ये मेरा करंट एलिमेंट है DL, ये मेरा R है, ठीक है। DL क्रॉस R मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से रहेगी, इसमें ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होने वाले हैं, जो कुछ भी बचेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा वाला पार्ट, इसके ये R अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये छोटा ये कैपिटल R है ना, ये x है, तो छोटे r की वैल्यू आती है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिलेशन आता है और फिर आप कहते हो ये आप एक्सिस पर आ गए तो x की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू 0 हो गई तो ये हो जाएगा R स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2 मतलब R क्यूब। R स्क्वायर नीचे वाले R क्यूब के R स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, सिर्फ R बचेगा और इसलिए ये स्पेशल रिलेशन आ गया। इज इट क्लियर? यस। अगर ऐसा क्लियर है तो फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। एक्सियल पॉइंट पर आपको निकालना है, ठीक है, और बाकी सब डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में ही है, तो देखो क्या आ जाएगा आंसर मेरा, BC B एक्सियल अपॉन BC इक्वल टू, देखो क्या आने वाला है, एक्सियल पॉइंट पर है म्यू नॉट I अपॉन 2 into R square divided by R square raised to the power R square x square raised to the power 3/2, सेंटर पर है म्यू नॉट I अपॉन 2R। क्या सही है? ये R ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा
r cube raised to the power r square plus x square raised to the power 3/2। रेडियस की वैल्यू हमें दी है, कितनी है रेडियस? 12 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में, तो ये सभी डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में है, तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज 12 का क्यूब और ये x की वैल्यू 5 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। क्या सही है? 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25 169, दैट इज 13 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 12 क्यूब अपॉन 13 का क्यूब। क्या सही है क्या? BAxial अपॉन BC इक्वल टू 12 क्यूब अपॉन 13 का क्यूब। आपको BC की वैल्यू पता है, कर लो सॉल्व। Therefore BC इक्वल टू, सॉरी BC पता है, BAxial की वैल्यू चाहिए। BAxial इक्वल टू BC, BC की वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4, 12 का क्यूब अपॉन 13 का क्यूब। ठीक है, जो कुछ भी वैल्यू आएगी, आया है ध्यान में? ये कुछ तो आता है 3.9 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, 3.9 इंटू 10 टू द पावर -5। चलेगा? ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए यूनिट रहेगा टेस्ला। अब ये रिलेशन हमें याद रहने चाहिए, इनका डेरिवेशन हमने किया है। चलो आगे बढ़े। देखो एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। A 0.8 meter long solenoid has 800 turns and has a field intensity of 2.52 into 10 to the power -3 Tesla at its center. Find current in the wire. आया क्या क्वेश्चन? ये देखो, इसे समझना जरूरी है। देखो इसे समझते हैं, क्या दिया है हमें? ये 0.8 मीटर लॉन्ग सोलेनोइड है। कितने टर्न्स है इसके ऊपर? तो देयर आर 800 टर्न्स। तो आपको L दी है 0.8 मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं 800। फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या दिया है? तो ऐसे वर्क यूनिट्स का सहारा लेना। दिस फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके सर, अभी ध्यान में आ गया।
सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बढ़िया आसान है, म्यू नॉट एन आई। ध्यान में रखो मैंने छोटा एन लिखा है, यहाँ पर कैपिटल एन है। छोटा एन मतलब क्या होता है? छोटा एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो देखो अब ये बी बार की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू रहती है 10⁻⁻7। तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन छोटा एन, कैपिटल एन अपॉन लेंथ इंटू करंट आई। और बी आपको दिया हुआ है, बी कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आपको आई की वैल्यू दे देगा 800 अपॉन 0.8, 1000 10⁻3, दिस इज 10⁻⁻7, -7 + 3 -4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू 2.52 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 4 पाई, नीचे चले गए, इंटू 10⁻⁻4। सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है, ये 10⁻4 ऊपर चले गए तो हो जाएंगे 10, प्लस हो जाएंगे ना, तो +4 -3 10⁻1 10। तो ये बन जाएगा 25.2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14। अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3.148 इज 25.2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8/4 इज 2 एम्पियर। वायर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट ये 2 एम्पियर का रहेगा। क्या सही है क्या? एक ही चीज ध्यान में रखनी है, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बाकी सब पार्ट आसान है। जाए आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। A straight wire of radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed across its cross section. Find ratio of magnetic field at A/2 and 2A. A/2 and 2A पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, इसका रेशो बता दो। देखो ऐसा सवाल है, ये मेरा कंडक्टर है, ये इसका एक्सिस है, ठीक है, इसकी रेडियस ए है। तो एक्सिस से A/2 पॉइंट पर एंड 2A वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, मान लो उसे B1 एंड B2, तो आपको कहा है B1 अपॉन B2 की वैल्यू बता दो।
क्या सही है क्या? किसको याद करना होगा? सर याद करना पड़ेगा एम्पियर सर्किटल लॉ को। ध्यान में रखो, यहाँ पर करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वायर के थ्रू जा रहा है। एम्पियर सर्किटल लॉ को कंसीडर करो। साथ में हमें क्या करना होगा? डायरेक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी। सो ऐसा मानते हैं, ये इस प्रकार से ये करंट की डायरेक्शन, सॉरी ये लूप की डायरेक्शन होगी और करंट यहाँ पर इस पूरे कंडक्टर के थ्रू अपर डायरेक्शन में जा रहा है। आए ठीक है। सो एक चीज आपको पक्के से ध्यान में आ जाएगी, सर B1 वाले लूप के अक्रॉस का करंट आई नहीं रहेगा। ठीक है, B1 वाले लूप के अक्रॉस का करंट आई नहीं रहेगा। B2 वाले लूप के इनसाइड वाला करंट ये आए रहने वाला है। सो B1 के एसोसिएटेड करंट निकाल लेते हैं। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ B1, देखो करंट रहेगा यहाँ पर, करंट थ्रू B1 इक्वल टू टोटल करंट इज फ्लोइंग थ्रू पाई A square, basically current will be current density J into area of B1 loop। करंट डेंसिटी आ जाएगी, टोटल करंट इज फ्लोइंग थ्रू पाई इंटू A स्क्वायर और एरिया ऑफ B1 पाई R स्क्वायर, that is pi A square upon 4, that is IB1 will be I by 4। अब यहाँ पर याद कर लो, अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल सर्किटल लॉ, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू आ जाएगी, DL विल बी सर्कमफरेंस ऑफ दिस लूप, म्यू नॉट I इनसाइड विल बी I by 4 पाई A स्क्वायर ये चला गया है, डिवाइडेड बाय DL मतलब सर्कमफरेंस विच इज 2 पाई R, 2 चले गए, ये बन गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A B1। सिमिलरली B2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। B2 के लिए टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि B2 के थ्रू पूरा का पूरा करंट जा रहा है। फॉर B2 साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड, B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I DL, इसका सर्कमफरेंस 2 पाई R, R की वैल्यू 2A रहेगी यहाँ पर। this is mu naught I अपॉन 4 पाई A, therefore B1 अपॉन B2 की वैल्यू आने वाली है 1। क्या सही है? यस सर। पक्का? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखना, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सरफेस।
इस सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम रहती है। जैसे जैसे अंदर जाते हैं करंट कम होता है, बाहर जाते हैं तो डिस्टेंस बढ़ता है। तो न्यूमरेटर कम होगा और बाहर की तरफ जाते हैं, अंदर जाएंगे तो न्यूमरेटर कम होगा, बाहर जाते हैं तो डिनोमिनेटर बढ़ता है, करंट कांस्टेंट ही रहेगा। चलो जाए आगे। चलो ओके, प्रीवियस स्लाइड देख लो। ये भी अच्छा सवाल है। सवाल है, कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस 0.01 ohm per meter is used to wind 400 tons of radius 1 centimeter and length 20 centimeter. Find EMF of battery which when connected across the solenoid would produce a magnetic field of 10 to the power minus 2 Tesla at the center of solenoid. चलो अच्छा सवाल है। क्या कहा है सवाल में हमें? कॉपर वायर जिसका रेजिस्टेंस है 0.01 ओहम मीटर is used to wind 400 ton solenoid of radius 1 centimeter and length 20 centimeter. ठीक है, बैटरी का ईएमएफ बता दो जो 10 to the power minus 2 टेस्ला इतनी फील्ड सेंटर में प्रोड्यूस करने वाला है। कैसे करोगे, क्या ध्यान में आ रहा है? देखो ये सोलेनॉइड है इस प्रकार से, कितने टर्न्स है? सिर्फ 400 टर्न्स है। कितनी लेंथ है? 20 सेंटीमीटर। तो छोटा इन आ गया आपका। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई। सो मैग्नेटिक फील्ड आपको दी है, म्यू तो कांस्टेंट है, एन की वैल्यू पता है, यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आई, और आई की वैल्यू आ गई तो आप लिख सकते हो V इक्वल टू आई इंटू आर। ये V आपको पूछा है क्वेश्चन में, क्या आप कैलकुलेट कर पाओगे क्या? सर आई निकल गया पर आर कहां से लाएंगे? तो ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के थ्रू आपको एक्चुअली 400 टर्न्स के लिए कितनी लेंथ लगेगी ये कैलकुलेट करके रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। आया क्या ध्यान में? सो देखो एक एक पार्ट को करते हैं।
हम कहेंगे टोटल लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू सरकमफरेंस। क्या सही है क्या? कितने टर्न्स है? 400। सरकमफरेंस रहेगा 2 पाई इंटू आर की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻²। क्या सही है? 8 पाई। ये लेंथ ऑफ वायर है, इतने मीटर। देयरफॉर इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 0.01 ओहम मीटर इंटू 8 पाई। ठीक है, ये आ जाएगा 0.08 पाई इतने ओहम। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यू कैन कैलकुलेट, बट B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई की वैल्यू आ जाएगी B म्यू इंटू एन। बी है 10⁻⁻², म्यू की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन की वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 400/20 इंटू 10⁻⁻²। 20 जा 10⁻⁻² ऊपर चले गए तो +2 हो जाएंगे। ठीक है, सही है। सो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻², दैट इज 2 इंटू 10⁻3। ये 3 इस -7 के साथ चले जाएंगे, -4 बचेंगे, और ये हो जाएगा 8 पाई इंटू 10⁻⁻4। क्या सही है? अब आप लिखोगे therefore EMF इक्वल टू EMF कैलकुलेट करोगे V इक्वल टू I इंटू आर। आई की वैल्यू आई है, अब -4 को ऊपर लेकर जा रहा हूँ, +4 हो जाएंगे। सो 10⁻² अपॉन 8 पाई। रेजिस्टेंस आया है 8 पाई इंटू 10⁻⁻²। लिखो इसको। हाँ सर, बिल्कुल सही है। क्या आ जाएगा आंसर? 1 वोल्ट। ध्यान में रखो, बहुत बार ये कैलकुलेशन, जैसे यहाँ पर ये पाई है, ये करने की जरूरत नहीं रहेगी, बिकॉज ये कट हो जाते हैं, इसलिए मैंने वैल्यू इनिशियली पुट नहीं की। क्या सही है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास। What is the radius of path of electron moving with 3 into 10⁻⁷ meter per second in magnetic field of 6 into 10⁻⁻4 Tesla perpendicular to direction of motion? Find frequency and energy in
किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के पाथ की रेडियस पूछी है जिसकी स्पीड है v इक्वल टू 3 इंटू 10⁻7 और मैग्नेटिक फील्ड डी है 6 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 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 इसका चार्ज है कुछ तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19। याद आ गया कुछ? A moving charge will experience force in magnetic field। ठीक है, और वो फोर्स, अब देखो ये V और B परपेंडिकुलर है, ये फोर्स रहता है आपका Q इंटू V बार क्रॉस B बार, V एंड B मैग्नेट वेलोसिटी एंड B आर परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आएगा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा QVB। ये फोर्स काम करने वाला है सेंट्रीपिटल फोर्स का mv² r। सबसे पहले रेडियस निकाल लेते, v चला गया, ये आपको दे देगा r इक्वल टू mv/qb। क्या सही है क्या? यस सर। चलो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31, वेलोसिटी है 3 इंटू 10⁻⁻7, चार्ज है -1.6। अब देखो रेडियस के लिए चार्ज के पॉजिटिव निगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड B की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻4, -31 -7, ठीक है, -38, 19। सर वहाँ पे 10⁻7 चाहिए ना? कहाँ पर रे बाबा? और 10⁻+7 है, सॉरी ना, ये +7 है। -31 +7 कितने हो गए? 24। ये 19 - 3, सॉरी 19 - 4, -19 - 4 23। सो ऊपर 10⁻⁻1 बचेगा, सही है। ये -23 ऊपर जाएंगे तो +23, -24 +23 10⁻⁻1 बचेगा, और ये देखो ये 3 2 जा, तो ये हो गया 9.1/3.2 इंटू 10⁻⁻1। ऑलमोस्ट ये वैल्यू आ जाएगी 32 3 जा 96 आती है, उसके आसपास कहीं ना कहीं ये वैल्यू आनी चाहिए। टू 2.8 के आसपास ये कुछ तो वैल्यू आती है। 2.8 मीटर, क्या सही है? ये आ गई रेडियस। अब क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड मतलब एक राउंड कंप्लीट करने के लिए लगने वाला समय, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए डिस्टेंस कवर करना है 2πr, सरकमफरेंस इतना, डिवाइडेड बाय v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल बी टाइम। ये v ऊपर चला गया, हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी v/2πr, that is 3 into 10⁻⁷ divided by 2 into 3.14 into r की वैल्यू 2.8। क्या सही है? ये वैल्यू रफली देखो 2.8 2 जा
5.6, ये 3 के साथ चले गए तो 1/5 is 0.5. So roughly ये वैल्यू, sorry, 1/5 is 2. 2 into 2.8, 5.6, 1/5.6. 1/5 is almost 0.2. मैं इसको 2 into 10⁶ कह रहा हूँ, चलेगा क्या? यस सर। यूनिट रहेगा हर्ट्ज। और फाइनली अपने को निकालनी है उसकी एनर्जी। एनर्जी कितनी आएगी? हाफ mv², पीछे लिखता हूँ, एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², दिस इज हाफ, मास है 9.1 into 10⁻31, वेलोसिटी है 3.3 into 10⁻7, उसका स्क्वायर है। 3 3s are 9, 10⁻−37 plus 14, क्या आ जाएगा? -17। बट ये आ गई है जूल्स में। अब आपको पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 into 10⁻−19 जूल। आपको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, किलो मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या सही है क्या? So 1 kilo electron volt equal to 1.6 into 10⁻−16 joule. Therefore, 1 joule equal to 1 joule equal to 1/1.6 into 10⁻−16 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जूल को किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो दोनों को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो ये आपको दे देगा इतने जूल्स, मतलब 81.9/2 into 1/1.6 into 10⁻−16 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या सही है? आंसर बिल्कुल सही है, और ये आंसर आ जाएगा वो इधर 10⁻17 है, into 10⁻−17। -16 ऊपर चले गए प्लस हो जाएंगे, तो बेसिकली ये फिर से 8.2 हो जाएगा। 4.1/1.6, ये रफली 4/1.6, दैट इज 2.5 के आसपास आंसर आना चाहिए। सही है? सिंपली स्पीकिंग आपको ये पता होना चाहिए जूल्स को अगर 1 जूल इक्वल टू 1/1.6 into 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल्स को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड इट बाय 1.6 into 10⁻−19। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड इट बाय 1.6 into 10⁻16। क्या सही है?